जूले डियर स्टूडेंट, तो कल हमने देखा था पोजीशन ऑफ द मिनिमम इन सो y1 इज इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन ए, y2 दिस इज इक्वल टू 2 लैम्डा डी अपॉन ए. इसी तरह पोजीशन ऑफ द nth मिनिमम दिस इज इक्वल टू n लैम्डा डी अपॉन ए. तो आज हम करेंगे मैक्सिमम के पोजीशन. सो लेट्स सपोज p यहाँ पे मैक्सिमम के लिए करेंगे. सो फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम मैक्सिमम के लिए जो ये हमारा पाथ डिफरेंस bn दिस इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा. अगर पाथ डिफरेंस 3/2 लैम्डा है तो ये वाला स्लिट को हम 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, 1 2 3. जो ये स्लिट है उसको हम 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, 1 2 एंड 3. तो ये फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ एंड थर्ड हाफ. कल हमने देखा फर्स्ट और सेकंड हाफ के बीच में अगर वेवलेंथ लैम्डा है तो इन दोनों के बीच के कॉरस्पॉन्डिंग में λ/2 फेज डिफरेंस होगा, तो दे विल बी आउट ऑफ फेज. आउट ऑफ फेज की वजह से इन कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट से जो वेवलेट्स यहाँ पे सुपर इम्पोज होगा दे विल कैंसल आउट ईच अदर. जो थर्ड पार्ट है वो कैंसल नहीं होगा. सो यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमम होगा. सो फर्स्ट मैक्सिमम के लिए पाथ डिफरेंस, so this is equal to 3/2 lambda. So a sine of theta one, this should be equal to 3/2 lambda. So sin theta 1 this is equal to 3/2 lambda upon a. ये हमारा पास एक इक्वेशन है. सिमिलरली इस राइट एंगल ट्राइंगल में से हम टेंजेंट थीटा निकालेंगे. सो टेंजेंट थीटा, since theta 1 for maximum, first secondary maximum, perpendicular upon base, perpendicular y1 dash divided by base d. So when angle are very small, sin theta is equal to theta and tangent theta is also equal to theta. So left hand side दोनों के बराबर है तो right hand side भी दोनों के बराबर होंगे. So y1 dash divided by d this is equal to 3/2 lambda upon a. So cross multiplying y1 dash this is equal to 3/2 lambda a upon into d. So मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ. So this is equal to 3/2 lambda d upon a. So this will be the position of first secondary maximum. यहाँ पे उसी तरह नीचे भी इसी डिस्टेंस पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम होगा. सो y1 इसको मैं डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. सो y1 डैश दिस इज इक्वल टू 3/2 लैम्डा डी अपॉन ए. सो पोजीशन फॉर सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम के लिए, सो पाथ डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, यहाँ से वेवलेट जो ओरिजिनेट होगा, यहाँ से जो होगा, जब यहाँ पे सुपर इम्पोज होगा, इन दोनों के बीच का अगर पाथ डिफरेंस 5/2 लैम्डा है तो इसको मैं 5 हिस्सों में डिवाइड करूंगा स्लिट को. तो इन दोनों के बीच का वेवलेट, अगर इन दोनों के बीच का 5/2 है तो हर एक हाफ के लिए λ/2 होगा. तो ये और ये आउट ऑफ फेस होगा. सो कैंसिल होके वहां पे कैंसिल आउट हो जाएगा एक दूसरे का इफेक्ट. ये दोनों ये भी कैंसिल कर देगा. और तो जो ये लास्ट फिफ्थ हाफ है ये यहाँ पे हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस देगा. सो पाथ डिफरेंस 5/2 लैम्डा. सो पाथ डिफरेंस साइन ऑफ थीटा 2 दिस इज इक्वल टू 5 a sin of this is equal to 5/2 lambda path difference. So sin theta 2 this is equal to 5/2 lambda upon a. When angle is small this is equal to theta 2 5/2 lambda upon a. Similarly हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में से टेंजेंट थीटा निकालेंगे. सो टेंजेंट थीटा 2 दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर y2 dash divided by base, हमेशा distance between the screen and the slit. So d2, when angle is small theta 2 this is equal to y2 dash
डिवाइडेड बाय डी. सो ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा. सो y2 डैश डिवाइडेड बाय डी, दिस इज इक्वल टू 5/2 लैम्डा अपॉन a. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद y2 डैश दिस इज इक्वल टू 5/2 lambda d divided by a. So this will be the position of secondary maximum. So इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ y2 dash. So this is equal to 5/2 lambda d upon a. So nth secondary maximum के लिए जो पोजीशन होगा तो इन दोनों पॉइंट से जो वेवलेट जनरेट होगा जब वहाँ पे सुपर इम्पोज करेगा, अगर उनके बीच का पाथ डिफरेंस 2n+1 λ/2 है तब वहां पे nth सेकेंडरी मैक्सिमम होगा. सो इसको 2n+1 टर्म्स में मैं डिवाइड करूंगा. सो जिसमें से 2n टर्म्स एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा, बिकॉज इन दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस λ/2, आउट ऑफ फेस कैंसिल आउट, इन दोनों का आउट ऑफ फेस कैंसिल आउट, इन दोनों का आउट ऑफ फेस, ऐसे करते करते कैंसिल हो जाएगा. तो जो हमारे पास लास्ट हाफ में से जितने भी वेवलेट जनरेट होगा दे विल सुपर इम्पोज एंड गिव ए मैक्सिमम ओवर देयर. सो पाथ डिफरेंस दिस इज इक्वल टू इतना होगा. तो सो साइन ऑफ थीटा एन दिस इज इक्वल टू a sin theta n is the path difference. So this is equal to 2n+1 lambda upon 2. So sin theta n this is equal to 2n+1 lambda upon 2a. When angle is small, so theta n is equal to 2n+1 lambda upon 2a. ये equation. Similarly tangent theta n उसी में से yn divided by d, ये हमारा पास सेकंड इक्वेशन. बिकॉज एंगल इज स्मॉल टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू थीटा के बराबर होगा. सो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर. सो राइट हैंड साइड दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय yn डैश. सो दिस इज इक्वल टू 2n+1 लैम्डा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद d अपॉन 2a. सो दिस विल बी द पोजिशन ऑफ nth सेकेंडरी मैक्सिमम. सो इसी तरह करते करते yn dash this is equal to 2n+1 lambda d upon 2a. एक बार फिर यहाँ देख लेना. सो पोजीशन ऑफ द मिनिमम फ्रॉम पॉइंट O, y1 lambda d upon a, y2 2 lambda d upon a. इसी तरह करते करते yn का पोजीशन ये रहा. मैक्सिमम के लिए y1 डैश दिस इज इक्वल टू 3/2 lambda d upon a, y2 डैश दिस इज इक्वल टू 5/2 lambda d upon a, and yn दिस इज इक्वल टू lambda d upon 2n+1 lambda d upon 2a. सो ये मैक्सिमम और मिनिमम के जो डिफरेंट पोजीशन ये. सो नेक्स्ट वी विल फाइंड आउट द फ्रिंज विड्थ ऑफ द ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस. जो ब्राइट फ्रिंजेस है उसके फ्रिंज विड्थ को मैं बीटा डैश से रिप्रेजेंट करूंगा, एंड जो डार्क फ्रिंज है उसके फ्रिंज विड्थ को मैं बीटा से रिप्रेजेंट करूंगा. अब जो ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस है, सबसे पहले मैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस, ब्राइट फ्रिंज विड्थ, उसको फाइंड आउट करने के लिए ये पॉइंट जो फर्स्ट मिनिमम होगा ये हमारा पॉइंट O है. दो फर्स्ट मिनिमम जिसका पोजीशन y1 है, इसी तरह फर्स्ट पोजीशन मिनिमम नीचे भी y1 होगा. दोनों का वैल्यू lambda d upon a होगा. तो जो इसका फ्रिंज विड्थ है बीटा नॉट, ये यहां से यहां तक जो पोजीशन है इसको मैं y1 से रिप्रेजेंट किया हुआ. सो ये भी y1 होगा. सो बीटा नॉट दिस इज इक्वल टू y1 प्लस y1. सो बीटा नॉट इज इक्वल टू y1 प्लस y1. सो दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स y1 को वहां से सब्स्टिट्यूट किया 2 टाइम्स lambda d अपॉन a. सो फ्रिंज विड्थ ऑफ central bright fringe is equal to 2 lambda d upon a. So beta naught this is equal to 2 lambda d upon a.
बाकी जो ब्राइट फ्रिंजेस के विड्थ होगा वो अल्टरनेटिव डार्क फ्रिंजेस के पोजीशन के डिफरेंस के बराबर होगा। बाकी B1 दिस इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1, Y2 this is equal to 2 lambda d upon A minus 1 lambda d upon A, this is equal to lambda d upon A. So B1 is equal to lambda d upon A. So B2 निकालने के लिए Y3 minus Y2 this is equal to 3 lambda d upon A minus 2 lambda d upon A, this is equal to lambda d upon A. So बाकी जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस होगा उसके फ्रिंज विड्थ lambda d upon A के बराबर होगा। इसमें नोट करने वाली बात यह है जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस है बाकी ब्राइट फ्रिंजेस के जो विड्थ हो गए उसके डबल होगा। सो बीटा नॉट दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स पर बीटा फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। उसी तरह जब हम डार्क फ्रिंजेस के पोजीशन निकलेंगे तो ये दो मैक्सिमम अल्टरनेटिव मैक्सिमम के पोजीशन का जो डिफरेंस होगा। सो नाउ फ्रिंज विड्थ ऑफ द डार्क फ्रिंज दिस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन अल्टरनेटिव ब्राइट फ्रिंजेस के जो पोजीशन होगा दैट इज बी this is equal to yn means 2n plus 1 lambda d upon 2a. So yn 2n plus 1 lambda d upon 2a, yn minus 1 dash 2n minus 1 plus 1 lambda d upon 2a. So 2n plus 1 lambda d upon 2a minus ब्रैकेट ओपन करने पर 2n, ये प्लस 1 मैं इसके साथ लिख रहा हूँ लैम्डा डी अपॉन 2a, 2n इस प्लस 1 को मैं यहाँ लगा रहा हूँ। सो लैम्डा डी अपॉन 2a से मल्टीप्लाई किया, सो 2n प्लस 1 लैम्डा डी अपॉन 2a माइनस 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा डी अपॉन 2a, ये ब्रैकेट क्लोज। सो 2n plus 1 lambda d upon 2a minus 2n minus plus 1 lambda d upon 2a minus minus plus 2 lambda d upon 2a, ये और ये कैंसिल। सो दिस इज इक्वल टू 2 lambda d upon 2a, 2 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू lambda d upon a. सो डार्क फ्रिंज के जो फ्रिंज विड्थ है दैट इज आल्सो इक्वल टू लैम्डा डी अपॉन 2a। डिफ्रैक्शन में सिर्फ सेंट्रल वाला जो है ब्राइट फ्रिंजेस दैट इज डबल द ब्राइट विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस, बाकी सभी का फ्रिंज विड्थ बराबर है लैम्डा डी अपॉन a के बराबर। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइट फ्रिंजेस, जो जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस है उसकी इंटेंसिटी। सो सबसे पहले यहाँ पे देख लेना आप, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस है यहाँ पे जितने भी वेवलेट्स, जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी वेवलेट्स यहाँ से ऑरिजिनेट होगा दे रीइंफोर्स, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा मैक्सिमम होगा बिकॉज ऑल दी वेवलेट रीचिंग हियर विल बी इन दी सेम फेस, उसकी वजह से यहाँ पे जो इंटेंसिटी हो वो बहुत ज़्यादा होगा। सो ये हमारा इंटेंसिटी के हिसाब से, सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस हैं, ये जो हमारा स्लिट विड्थ है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ, ये 2 हिस्सा कैंसिल आउट ऑफ फेस होगा। सो इस जितने भी वेवलेट्स यहाँ से ऑरिजिनेट होगा वो सुपर इम्पोज जब इस वेवलेट से करेंगे दे विल कैंसिल आउट ईच अदर। सो इंटेंसिटी स्लिट को हम 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट विड्थ के लिए ये दोनों पार्ट हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा वेवलेट्स जो यहाँ से ऑरिजिनेट होगा। सो जितने भी इंटेंसिटी ब्राइट फ्रिंजेस का होगा इस पोर्शन से होगा। सो इसका इंटेंसिटी इस वेवलेट के सेंट्रल्स के कंपैरिजन में 1/3 होगा। सो ये इसका इंटेंसिटी इतना होगा। सो जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंजेस का पूरे वेवलेट्स सुपर इम्पोज करने पे ब्राइट फ्रिंजेस मिलेगा। जो फर्स्ट ब्राइट फ्रिंजेस के ना 3 हिस्सों में से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 1/3 पोर्शन रीइंफोर्स करेगा
सेकंड ब्राइट फ्रिंजेस के लिए 5 हिस्सों में फर्स्ट 2 कैंसल आउट, थर्ड एंड फोर्थ विल कैंसल आउट, तो 1/5 वाला पोर्शन से जो वेव ऑरिजिनेट होगा उसकी वजह से मैक्सिमम होगा। उसी तरह नेक्स्ट 7 हिस्सों में 1 2 3 4 5 6 7, सो फर्स्ट 2 कैंसल आउट हो जाएगा, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ कैंसिल हो जाएगा, फिफ्थ एंड सिक्स कैंसिल हो जाएगा, सो 1/7 पार्ट की वजह से इंटेंसिटी होगा। सो इंटेंसिटी हर स्टेप में डिक्रीज होता जाएगा, जो सेंट्रल है वो सबसे ज्यादा होगा, बाकी 1/3 1/5 1/7 पार्ट ऑफ द वेव फ्रंट की वजह से होगा एंड सो ऑन, सो इट विल गोस ऑन डिक्रीजिंग। यहाँ पे भी डिक्रीज होगा, नीचे की तरफ भी ये डिक्रीज होता जाएगा। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट। वेव दो तरह के होते हैं, लेट वेव ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसको डिफरेंस पोलराइजेशन डिफरेंशिएट करता है कि ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट में पोलराइजेशन होता है, देयरफॉर वी विल सी पोलराइजेशन। उसकी वजह से हमें ये पता लगा कि लाइट का जो नेचर है दैट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। सो व्हाट इज पोलराइजेशन? जो लाइट है जो हमारा लाइट है जब ट्रैवल कर रहा है तो ये वाइब्रेट होता है इन ऑल द प्लेन्स, सो दिस लाइट इज नोन एज अनपोलराइज्ड लाइट। जब ये पोलराइज हो जाएगा तो इसके जो वाइब्रेशन हो जाएगा ये रिस्ट्रिक्टेड इन वन प्लेन, सो दिस इज नोन एज पोलराइज्ड लाइट। सो अनपोलराइज्ड लाइट प्लेन ऑफ वाइब्रेशन बहुत सारा होगा, हर प्लेन में होगा, और जो पोलराइज्ड लाइट होगा इसका प्लेन ऑफ वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्टेड इन वन पर्टिकुलर प्लेन, सो इसको हम पोलराइज कहेंगे। जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसके जो जितने भी कंपोनेंट है उसको हम दो कंपोनेंट में वो कंपोनेंट में लिख सकते हैं। सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट, इसको हम दो कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट है, इस ये वाला जो हिस्सा है इसको हम रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट ये रहा, एक कंपोनेंट ये रहा, तो ये गायब हो जाएगा। इसी तरह इसको भी हम इस तरह इसके भी कंपोनेंट्स हम बना देंगे, रिजॉल्व करेंगे तो ये, तो इसको भी हम रिजॉल्व करेंगे तो ये। सो अनपोलराइज्ड लाइट के जब हम कंपोनेंट में लिखेंगे तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो बुक्स में बहुत मैक्सिमम टाइम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस, एक डॉट की तरह। सो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक इस डायरेक्शन में और एक प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस तरह है, सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। सो पोलराइजेशन, जब हम ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइजर के थ्रू जब पास करेंगे तो जो वेव्स लाइट यहाँ से निकलेगा दैट इज द पोलराइज्ड लाइट, सो जिसे हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी कहेंगे। अब ये जो प्लेन, जिस प्लेन में ये लाइट पोलराइज्ड लाइट वाइब्रेट करता है दैट प्लेन इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। इसमें ए बी सी डी जिसमें ये वाइब्रेशन रिस्ट्रिक्टेड है दैट प्लेन इज नोन एज प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। द प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन, ये जो है प्लेन है 90 डिग्री बना रहे हैं, तो इसको हम कहेंगे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। सो दिस आर द टू टर्म्स, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। जिसमें से पास होकर अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइज हो जाएंगे उसे हम कहेंगे पोलराइजर। सो दिस इज नोन एज पोलराइजर एंड पोलराइजेशन इज द फिनोमिना इन विच अनपोलराइज्ड लाइट को रिस्ट्रिक्ट करता है एक पर्टिकुलर प्लेन में वाइब्रेट करने के लिए, एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज पोलराइजेशन। सो
अनपोलराइज लाइट जब हम पास करेंगे पोलराइजर के थ्रू, एग्जाम्पल था निकोल प्रिज्म, तो यहाँ से जो लाइट निकलेगा दैट लाइट इज प्लेन पोलराइज। सो इसमें प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक ये रहा, एक इस तरह हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशन, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल है। तो जो पोलराइज लाइट में है ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये एब्सेंट है। टू चेक कि ये पोलराइज हुआ कि नहीं, हम एक और क्रिस्टल निकोल प्रिज्म का एक और क्रिस्टल ले लेंगे, इसके थ्रू पास करवाएंगे और इसको हम रोटेट करते रहेंगे। एक ऐसा टाइम आएगा अगर ये यहाँ पे नो लाइट, अगर इस पोलराइज लाइट जब एनालाइजर के थ्रू सेम निकोल प्रिज्म एनालाइजर की तरह एक्ट करेगा, जब ये रोटेट करेगा तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा जहां से ये लाइट निकलना बंद हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये लाइट जो है दैट इज पोलराइज लाइट। सो इसको हम एनालाइजर कहेंगे एंड दिस इज जो हमको इसको पोलराइज करते हैं, इसको पोलराइजर। सो निकोल प्रिज्म क्रिस्टल एक्ट एज पोलराइजर एज वेल एज एनालाइजर। सो नेक्स्ट उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इसमें क्या, जब एक इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर एक इंसिडेंट रे पड़ेगा, जो ऑर्डिनरी लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट है, इसके प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एक ये रहा, एक ये रहा, एक इस तरह। सो ये जब यहाँ पे पड़ेगा तो इसमें से पार्शली जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, पार्शली ये रिफ्रैक्ट हो जाएगा। अगर हम इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम इंक्रीज चेंज करते रहेंगे, एक ऐसा सिचुएशन आएगा जिसमें से जब ये रिफ्लेक्टेड लाइट है वो लाइट पोलराइज हो मिलेगा हमें। सो देन दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल। पोलराइजिंग एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच द रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो ये है, सो ये और जो रिफ्रैक्टेड होगा दैट इज आल्सो अनपोलराइज्ड लाइट। ऑर्डिनरी लाइट जब रिफ्लेक्ट होगा पार्शली एंड पार्शली ये रिफ्रैक्ट होगा, एट एंगल ऑफ पोलराइजेशन जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है दैट इज प्लेन पोलराइज होगा। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड दिस इज एंगल ऑफ reflection R, and this is R dash. Bristol law states when light is incident at the polarizing angle, जब light ordinary light polarized angle पे incident होगा at the interface of the refracting medium, उस situation में जो refractive index of the medium this is equal to angle tangent of angle of polarizing एंगल। सो ब्रिस्टल लॉ के हिसाब से म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, पोलराइजिंग एंगल है तो मैं पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। सो दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन हमें पता है स्नेल्स लॉ के हिसाब से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट पी है, सो डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर डैश। इसको मैंने आर डैश से रिप्रेजेंट किया है, सो दिस इज आर डैश। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोथ सेम है दोनों का। सो लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर होगा, साइन पी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू टेंजेंट पी। टेंजेंट पी की जगह हम लिख सकते हैं साइन ऑफ पी डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ पी। सो साइन पी अपॉन साइन आर डैश, साइन पी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट cos p इज इक्वल टू साइन आर डैश। इसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ 90 माइनस पी दिस इज इक्वल टू साइन आर डैश। दिस इज इक्वल टू, ये कब बराबर होगा जब एंगल दोनों बराबर होगा, इसका मतलब पाई बाई 2 माइनस पी दिस इज इक्वल टू आर डैश। सो पाई बाई 2 this is equal to p plus r dash. So angle of incident plus angle of refraction this is equal to 90 degree. Angle of incident angle of reflection के बराबर हो गया। So ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। So reflected
रे और रिफ्रैक्टेड रे, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंट इज द पोलराइजिंग एंगल। सो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, कल हम फिर मिलेंगे। जुले डियर स्टूडेंट, तो कल हमने देखा था पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। इंसिडेंट लाइट जो ऑर्डिनरी लाइट है, जब ये रिफ्लेक्ट होगा पोलराइजिंग एंगल पे, तब रिफ्लेक्शन में हमें प्लेन पोलराइज लाइट ऑब्टेन होगा। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये और ये बराबर होगा। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कल हमने देखा कि एंगल ऑफ ये दोनों अगर हम प्लस करेंगे दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, या ये दोनों प्लस करेंगे तो 90 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हमने पढ़ा था ब्रिस्टर लॉ, व्हेन लाइट इज इंसिडेंट ऑन एट अ पोलराइजिंग एंगल एट द इंटरफेस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम, तब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दिस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। आज इसी पे बेस्ड हम कुछ दो न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल, प्रॉब्लम 1, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ द ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.536 at the polarizing angle, calculate the angle of refraction. So polarizing angle पे जब हमने इंसिडेंट किया है तो हमने फाइंड आउट करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हमें दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। सो इसका सॉल्यूशन, जो चीज हमें गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम दिस इज इक्वल टू 1.536। वी नो दैट फ्रॉम ब्रूस्टर लॉ टेंजेंट ऑफ एंगल P, एंगल ऑफ पोलराइजेशन दिस इज इक्वल टू म्यू। म्यू का वैल्यू हमने यहाँ पुट किया 1.536 टेंजेंट P। सो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से हम टेंजेंट P का वैल्यू 1.536 जब हम देखेंगे तो P का वैल्यू आएगा 56 डिग्री एंड 56 मिनट। सो यहाँ से हमने फाइंड आउट किया एंगल ऑफ पोलराइजिंग एंगल दिस इज इक्वल टू 56 डिग्री एंड 56 मिनट। वी नो दैट पोलराइजिंग एंगल और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू, इन दोनों के सम दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू 90 माइनस 56 डिग्री एंड 56 मिनट। सो इसका वैल्यू होगा 4 मिनट 33 डिग्री एंड 4 मिनट। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हमने फाइंड आउट करना है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस पोलराइजिंग एंगल, सो दिस इज इक्वल टू 33 डिग्री एंड 4 मिनट। सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन in this case is 33 degree and 4 minute. So next, polarization by scattering. We will discuss polarization by scattering. हम सबको पता है what is scattering. जब ray of light passes through a medium, तो मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं अगर ये कंपैरेबल टू द वेवलेंथ है तो वो पार्टिकल उस लाइट को स्कैटर करेंगे इन डिफरेंट डायरेक्शन। सो उसी के हिसाब से सो दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट अलोंग एक्स एक्सिस और यहाँ पे पार्टिकल है ओ पार्टिकल, यहाँ से स्कैटर हो रहा है तो
x-axis, so ray of light, ordinary light, unpolarized light is passing on x-axis. So जब ये particle of the medium at O पे interact करेगा तो यहाँ से ये scatter होगा and direction 90 degree to the propagation of light means y-axis और z-axis पे जो light scatter होगा, that scattered light will be plane polarized. So this will be also plane polarized and z-axis पे भी जो scattered light होगा, that will be also plane polarized. So this is polarization by the scattering particles. Next topic, small topic, law of Mollus. So ये हमारे पास polarizer है and this is analyzer. जब हम लाइट इंसिडेंट करेंगे पोलराइजर के ऊपर तो ये अनपोलराइज्ड लाइट को पोलराइज कर देंगे. सो दिस इज पोलराइज्ड लाइट. सो जब ये एनालाइजर के थ्रू पास होगा तो यहां से जो रे निकलेगा उसकी इंटेंसिटी के बारे में मॉलस लॉ हमें बताते हैं. सो व्हेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द एनालाइजर तो इसके जो इंटेंसिटी ऑफ द light emerging from the analyzer, this is directly proportional to cos square theta. ये Mollus law का statement है. So and theta is the angle between plane of polarization and plane of analyzer. So intensity of the light emerging from the analyzer, this is directly proportional to the square of the cosine theta, where theta is the angle between the plane of polarization and the plane of analyzer. So ये हमारा पास amplitude है. So this is plane of, ये हमारे पास plane of analyzer है, plane of analyzer, and this is ये हमारा plane of polarization. So this is the plane of polarization and this is the plane of analyzer. So this is plane of polarization. इन दोनों के बीच का जो एंगल है that angle is theta. So ये let's suppose इसका एम्पलीट्यूड a है. So दो इसके जो कंपोनेंट मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, एक फर्स्ट कंपोनेंट along the plane of analyzer is equal to a cos of theta and along perpendicular to the plane of analyzer is a sine of theta. So intensity of the emergent light, this is directly proportional to cos square theta. तो एनालाइजर के ऊपर जो इंसिडेंट रे है उसका इंटेंसिटी इज I नॉट. I naught is the intensity and A is the amplitude of the plane polarized light incident on the analyzer. तो इसके जो A is the amplitude, तो इसके दो कंपोनेंट है A cos theta and A sin theta. So two component A cos theta is along plane of analyzer and A sin theta is along perpendicular to the plane of analyzer.
सो I is equal to a cos theta का whole square. According to the modulus, I is equal to a cos theta square का a cos theta का whole square. So this is equal to a square cos square theta. So this is equal to I naught cos square theta. So intensity, this is directly proportional to cos square theta. So जो इसका कंपोनेंट अलोंग प्लेन ऑफ एनालाइजर है, जब ये प्लेन ऑफ एनालाइजर के थ्रू पास होगा, देयर विल बी नो लॉस, देयरफॉर इंटेंसिटी विल बी इक्वल टू a cos थीटा का होल स्क्वायर. उसी हिसाब से a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, I नॉट cos स्क्वायर थीटा, एंड फ्रॉम हियर वी कैन इजीली सी दैट I is directly proportional to cos square theta, where theta is the angle between plane of polarization and plane of analyzer. So from this equation we can see that intensity of the emergent ray from the analyzer directly proportional to the cos square theta, where theta is the angle between the plane of polarization and plane of analyzer. So this is all about the wave characteristics of light, जिसमें से ये polarization जो है, polarization is the phenomena